हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयनिक इक्विलिब्रियम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक में से आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है। और मैं आपको बताऊं, ये जो टॉपिक है इसको अगर आपने समझ लिया ना, तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको फंसता हुआ नजर आ जाएगा। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड बफर सॉल्यूशन। दोनों ही बहुत ही आसान से टॉपिक है। बच्चे एवं ही डरते रहते हैं, यार आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ आप पूरा छोड़ो, आप उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो कर लो। वो अच्छे से कर लिए तो हो सकता है एग्जाम में एक सवाल उसी से आ जाए। इसमें मैं बता देता हूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन अगर आप इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कर लो और उसी को अच्छे से कर लो ना, बस आपका काम बन जाएगा। और इसमें यहाँ पर मैं जो आज करवाऊंगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर सॉल्यूशन, इसके अलावा एक वीडियो और मैं बनाने वाला हूँ आपका सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे, वो भी आप देखना। ये दोनों वीडियो जो है ना, ये आपके चैप्टर की मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जिस बच्चे ने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा होगा उसके लिए तो वैसे ही बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो, सबसे पहले हमें समझना है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट, क्योंकि सबसे पहले सॉल्ट ही नहीं पता होगा तो फिर हाइड्रोलिसिस किसका करोगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे सॉल्ट क्या होता है। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते थे तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता था। जैसे रिएक्शन लिख के बताता हूँ, NaOH प्लस HCl क्या बनिएगा, जल्दी बताओ क्या मिलेगा मुझे। NaCl प्लस H2O मिलेगा। ये सब आपको याद है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, या छोड़ो यहाँ पर NaOH ही रखते हैं, एसिड चेंज कर देते हैं। अभी हमने HCl लिया था, अब इसकी जगह अगर मैं ले लूँ एसिटिक एसिड यानी CH3COH, तो क्या होगा, तो भी हमारा वाटर तो बाहर निकलेगा ही, और क्या बन जाएगा, CH3COONA बन जाएगा, है ना। अब देखो, एसिड और बेस को रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। ये दोनों केस में हमने देखा। बट देखो फर्क क्या है, यहां पर हमने लिया था स्ट्रॉन्ग एसिड और वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और यहां पर देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक वीक एसिड है। तो जो सॉल्ट बनेगा ना वो इसी के बेसिस पे बनता है। यानी अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लेंगे तो हमें जो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि बेस स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये बेसिक सॉल्ट होगा। तो ये चीज़ें तो आपको थोड़ी बहुत पता ही होगी। हमें यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं पता करना है, हमें सिर्फ सॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब ये तो थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हम एसिड और बेस को मिलाते थे और हमें सॉल्ट मिल जाता था और वाटर बाहर निकल जाता था। अगर मैं कहूँ इसी को उल्टा कर दूँ, इसी को उल्टा कर दूँ, यानी मैं सॉल्ट को वाटर में मिला दूँ, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा या तो वो एसिडिक होगा या वो बेसिक होगा। और यही तो प्रोसेस हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। यानी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमारा ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें हम सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, सॉल्ट को वाटर में मिलाते हैं। तो जो सॉल्ट के अंदर आयंस है, अब वो कैटायन भी है एनायन भी है। जैसे यहाँ पर देखो CH3CONA, यहाँ पर देखो ये जो एसीटेट है CH3CO निगेटिव, ये क्या है, ये एनायन है, और Na पॉजिटिव क्या है, कैटायन है। तो इसके पास देखो एनायन कैटायन दोनों है। तो जैसे ही हम सॉल्ट को वाटर में मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसके जो आयंस है वो वाटर के साथ कंबाइन हो रहे हैं और बना क्या रहे हैं, या तो एसिडिक सॉल्यूशन बना रहे हैं या बेसिक सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो इस तरीके से समझ लो। अब देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन लिखनी है आपको, एग्जाम में नहीं आने वाली। एग्जाम में क्या आता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब इसके कुछ pH निकालने के क्या कहते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको याद करके चलने हैं। ठीक है, उससे पहले ये याद रखना किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किस टाइप के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। तो हमेशा याद रखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके सॉल्ट बनेंगे ना, उसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। जैसे NaCl है, इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। बाकी सबका हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, हो जाएगा। मतलब एक वीक होना चाहिए, या तो एसिड वीक हो या बेस वीक हो। और अगर दोनों वीक है तो माशाल्लाह, फिर तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो दोनों का बहुत अच्छे से होगा हाइड्रोलिसिस। तो इसके केस में भी हो जाएगा, इसके केस में भी हो जाएगा, और इसके केस में भी हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट वन वीक कंपोनेंट तो है, या तो एसिड वीक है या फिर बेस वीक है, और कहीं कहीं दोनों ही वीक है। तो यहाँ पर तो हमें हाइड्रोलिसिस देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। कहाँ, जहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्ग है।
तो ये याद रखो, जैसे NaCl है और क्या बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, KOH ले लूँ अगर मैं, और उधर से ले लूँ HCl तो KCl हो गया, KNO3 हो गया, और बताओ हाँ सोडियम सल्फेट भी हो गया Na2SO4। ठीक है, ये NaOH और H2SO4 से बनता है। तो मतलब जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनेंगे ना सॉल्ट्स, उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, कभी भी याद रखो। ये एग्जाम्पल्स लर्न कर लो, एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्ट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। तो कौन कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड NaCl जो अभी बताया, NaOH और HCl से मिलके बना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, और पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, ये NaOH और H2SO4 से मिलके बना, ये KOH HCl से मिलके बना, ये KOH और HNO3 से मिलके बना। तो जो भी हमारे सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बन रहे हैं उनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, ये याद रखो। अब यहाँ कुछ देखो, वीक एसिड वीक बेस टाइप्स के सॉल्ट जो होते हैं उसमें हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है। जैसे हाइड्रोलिसिस होगा तो कैटाइनिक एनाइनिक होगा। अब ये जो Ka Kb है ना, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये इसमें से जो Ka है ये होता है हमारा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, Kb होता है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोलिसिस होगा वो किस टाइप का होगा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। जैसे कि अगर मेरा Ka ज़्यादा है, यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb से ज़्यादा हो रहा है, Kab से ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर एसिडिक नेचर होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है। और पीएच इसका क्या होगा, 7 से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिड के केस में जो हमारा पीएच आता है, हमेशा पीएच रेंज तो आपको पता है ना, 0 से 14 तक जो लेके चलते थे, 0 से 7 के अंडर में आ रहा है तो वो एसिडिक है, और 7 से 14 तक आ रहा है तो वो एल्कालाइन है या बेसिक है। अब बेसिक कब होगा, जब Kb ज़्यादा हो जाएगा। अगर Kb ज़्यादा हो जाएगा Ka से तो क्या होगा, ये बेसिक हो जाएगा नेचर, और pH 7 से ज़्यादा हो जाएगा। ये तो बच्चों वाली बात है, तो सबको आइडिया ही होगा। ठीक है ना, इतना समझ आ रहा है। अब अगर यहाँ पर pH 7 आ जाए, pH 7 कब आएगा, न्यूट्रल पे। और न्यूट्रल कब होगा, जब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb के बराबर हो जाए, यानी Ka Kb बराबर हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, जो नेचर रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा और pH 7 के बराबर होगा, और यहाँ जो हाइड्रोलिसिस होगा वो भी न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, मतलब नहीं होगा एक तरीके से, ये समझ के चलो। अब देखो यहाँ पर सारे इस तरह के जो सॉल्ट्स हमारे आते हैं उन सब के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के केस में तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं, तो इसको तो हटा ही दो। बाकी सारे देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस सॉल्ट के केस में क्या होगा, जो हमारा सॉल्ट बनेगा, कभी भी याद रखो, जो हमारा सॉल्ट बनेगा ना वो किस पे डिपेंड करता है, जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट होता है उस पर डिपेंड करता है। यानी अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेता था तो मेरा क्या होता था, एसिडिक सॉल्यूशन होता था। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लेता था, जैसे मैंने लिया था ये वाला, यहाँ पर लिया था ना एक एग्जाम्पल, कौन सा, ये वाला, यहाँ पर देखो NaOH और CH3COH, ये वीक एसिड था, ये स्ट्रॉन्ग बेस था। अब स्ट्रॉन्ग कौन था, बेस स्ट्रॉन्ग था, तो ये मेरा बेसिक सॉल्ट होगा। कौन सा सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड लेता, यहाँ वीक बेस लेता, तो क्या होता, तो मेरा एसिडिक सॉल्ट बनता। ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है। अब देखो ये वही हो गया हमारा CH3COONA वाला, सोडियम एसीटेट वाला, जिसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हम लेके चल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो उसका नेचर है वो तो क्या है, बेसिक है ना, कैसा है, बेसिक है। और हाइड्रोलिसिस अब इसमें कैसा होगा, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा। कैसा हाइड्रोलिसिस होगा, एनाइनिक। ये याद कर लो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के केस में एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, और जहाँ एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा वो कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस दिखाएगा, और जहाँ बेसिक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा वहाँ पर एनाइनिक हाइड्रोलिसिस बनाएगा। मेन चीज़ ये है कि बस आपको समझ आ जाए कि भाई बेसिक सॉल्यूशन कब होगा और एसिडिक सॉल्यूशन कब होगा, आगे की कार्रवाई तो अपने आप हो जाएगी। अब वीक एसिड और वीक बेस के केस में क्या होगा, दोनों ही वीक होंगे, तो क्या होगा, ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन दिखाता है, बट पूरा न्यूट्रल नहीं होता है, ऑलमोस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस दोनों का होगा, कैटायन और एनायन दोनों का होता है। अब यहाँ तक तो समझ आ जाता है। मेन चीज़ है ये याद करनी फॉर्मूलाज, जैसे KH का फॉर्मूला, हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, KW/Kb। ये KW की वैल्यू फिक्स होती है 10⁻⁻14। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखनी है। यहाँ से हम Kb निकाल लेते हैं बस, अगर हमें मतलब किसी क्वेश्चन में KH दिया हुआ है ना और KW की वैल्यू हमें पता है तो हम Kb निकाल सकते हैं, या Kb हमें गिवन है तो हम KH निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये समझ रहे हो ना। ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है H, इसका फॉर्मूला होता है √KW/Kb × C। इसके अलावा
हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C/H। ठीक है, C/H करेंगे तो देखो H की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। मेन फॉर्मूला होता है ये वाला pH का, जो आप सबको याद करना है। pH का फॉर्मूला इसमें होगा 7 - ½ pKb - ½ log C। ऐसे ही वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में देखो pH का फॉर्मूला क्या आ रहा है, 7 + ½ pKa + ½ log C। ये याद कर लो, सिर्फ ये फॉर्मूलाज याद कर लोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। और यहाँ पर देखो कितना आसान है, यहाँ पर KH की वैल्यू थी KW/KB, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, KW/Ka हो जाएगा। यानी बेसिक सॉल्यूशन में हम Ka ले रहे हैं और एसिडिक सॉल्यूशन में Kb ले रहे हैं। आसान तरीका बता रहा हूँ याद करने का। और इसी के बेसिस पे हमारे ये H के फॉर्मूलाज भी चेंज हो रहे हैं। यहाँ KW/Kb अप इंटू C था, यहाँ KW/K/C है। ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, वैसे याद तो ये आपको खुद ही करने हैं। सबसे आसान है ये वाला याद करना। इसमें देखो KH हो जाएगा इक्वल्स टू KW/Ka/Kb, क्योंकि ये तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। और H की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अंडर द रूट KW/Ka/Kb। और यहाँ से देखो pH आ जाएगा हमारा 7 + ½ pKa - ½ pKb। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वाले फॉर्मूलाज पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी फॉर्मूला से आते हैं। इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप हाफ कॉमन ले लो, 7 + ½ pKa - pKb, ये वाला फॉर्मूला तो ज़रूर याद कर लो। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। बस ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो बेसिक है। बेसिक, अब बेसिक सॉल्ट कौन बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करते रखो, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये तो पहली गलत हो गया क्योंकि ये किससे बनेगा, NH3 और HCl से बनेगा। अब यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते ही गलत हो गया, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये है अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4। अब ये भी देखो हमारा बन रहा है NH3 और H2SO4 से मिलके बन रहा है। ठीक है ना, ये तो आपको समझ आ रहा है ना, NH3 और H2SO4 से मिलके बन रहा है। अब यहाँ पर भी ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, तो ये भी गलत हो गया। अब ऐसे ही यहाँ देखो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट होता है NH4 का होल ट्वाइस NO3, ये भी मिलके बना होगा NH3 और HNO3 से। जैसे ही HNO3 आया ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये भी कट कर दो। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बन रहा है वो तो कट ही करना है। अब यहाँ पर देखो ये आ रहा है सोडियम एसीटेट, ये होता है CH3CONA, और ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि ये क्या होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये किससे मिलके बना होगा, CH3COH + NaOH से मिलके बना होगा। और वी नो दैट कि ये होता है हमारा वीक एसिड और ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, और यही तो हमें चाहिए था। बेसिक सॉल्ट का मतलब यही तो होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बताओ जल्दी, क्लियर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, व्हेन 10 ml ऑफ 0.1 m एसिटिक एसिड pKa इज titrated against 10 ml of 0.1 m ammonia solution pKb5, the equivalence points occur at pH। इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सीधे सीधे हमें ये समझ आ रहा है pH निकालना है। pH का फॉर्मूला क्या होता था, अब देखो पहले तो ये पहचानो कि ये कौन से टाइप का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो देखो यहाँ पर दिया है एसिटिक एसिड CH3COH, ठीक है ना, और क्या दिया है यहाँ पर, देखो अमोनिया सॉल्यूशन में दिया है NH3 है ना, तो यानी कि CH3COH है एक तो हमारे पास, और दूसरा क्या है, अमोनिया NH3। ऑब्वियस सी बात है, इसमें बनेगा क्या, इसमें बनेगा CH3CONH4 बन जाएगा। ठीक है, दोनों ही वीक है, ये भी वीक एसिड है, ये भी वीक बेस है। ठीक है, ये भी क्या है, वीक एसिड, और ये भी क्या है, वीक बेस। तो फॉर्मूला हमें वीक एसिड वीक बेस वाला लगाना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, pH इक्वल्स टू 7 + ½ pKa - pKb, यही होता था ना, नहीं तो देख लो यहाँ पर यही था ना, 7 + ½ pKa - pKb। ठीक है, देखा मैंने कहा था ना ये फॉर्मूला ये यूज़ में आएगा। तो देखो 7 + ½ pKa गिवन है 5 और pKb गिवन है कितना 5,
दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा। ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो ये तो 7 ही आ गया। ये तो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डी ऑप्शन। बस यही तो करना था इसमें। जल्दी से चेक करो सही है कि नहीं। तो ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन क्या होता है, देखो सिंपल समझो। बफर सॉल्यूशन हमारा एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें थोड़ा सा एसिड या बेस डालने पर उसके पीएच में कोई चेंज नहीं होता। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन है जो रेजिस्ट करता है पीएच में चेंज होने से। ठीक है, अब इसमें हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, पीएच में हल्का फुल्का सा चेंज होगा, लेकिन इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा कि उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो उतना होगा बस जिसको हम इग्नोर कर सके। एक बार पढ़ लो, सॉल्यूशन विच रेजिस्ट आ चेंज इन pH upon addition of a small amount of acid or base. pH of a buffer solution changes on the addition of an acid or a base, but it would be less than the change that would have been occurred had it not been a buffer. अब देखो इसमें भी बफर में देखो, ये बफर की डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आई, और बफर सबको पता है क्या होता है। बच्चे फंस कहाँ जाते हैं, एसिडिक और बेसिक बफर में फंस जाते हैं। इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, वो फॉर्मूलाज याद कर लोगे तो बहुत काम आसान हो जाएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। अब देखो एसिडिक बफर सॉल्यूशन कौन सा होता है, बेसिक बफर सॉल्यूशन कौन सा होता है, बस इतना ध्यान रखो। एसिडिक बफर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वीक एसिड हो, क्या हो, वीक एसिड हो, और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट हो। उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट हो मतलब जो उसका सॉल्ट बनेगा ना, उसमें वीक एसिड होगा और उसका उल्टा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी कि वीक एसिड हो प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये होगा हमारा एसिडिक बफर, जिसमें वीक एसिड होगा और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वीक एसिड में ले लेता हूँ CH3COH, ठीक है। अब इसका कोई सॉल्ट बताओ, CH3COH का ही कोई सॉल्ट बताओ जो वीक स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने, क्योंकि ये तो वीक है ना, तो NaOH से कराते हैं, तो क्या बनेगा, CH3CONA बनेगा, CH3CONA बनेगा, यही बनता है ना। तो देख लो ये एक एग्जांपल भी है, फर्स्ट वाला एग्जांपल ही हमें यही दिया हुआ है। ऐसे यहाँ देखो H3PO4 NaH2PO4। अब H3PO4 हमारा क्या है, वीक एसिड है। अब वीक एसिड का ही अगर मैं सॉल्ट बनाऊँ, इसी का सॉल्ट बनाऊँ, तो क्या होगा, NaOH से रिएक्ट करा दो स्ट्रॉन्ग बेस से, क्या हो जाएगा, NaH2PO4 आ जाएगा। बस यही तो करना था। नेक्स्ट देखो पीएच कैलकुलेशन में, इसका पीएच का फॉर्मूला होता है pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी, एसिड की कंसंट्रेशन नीचे आएगी, ठीक है। ये होता है हमारा हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन, ये याद रख लो। तो मिक्सिंग अ वीक एसिड सॉल्यूशन एंड अ सॉल्यूशन ऑफ इट सॉल्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद रखो। बेस का याद करना भी बहुत आसान है। बेस का मैं बताऊं, यहाँ पर पीके भी आ जाएगा और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, बस और कुछ नहीं है। चलो बात हो ही गई है तो मैं समझा ही देता हूँ। बेसिक बफर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन में हमने क्या देखा था, वीक एसिड और उसका सॉल्ट बनता था, है ना। यहाँ पर सेम वही होगा, वीक बेस होगा और सॉल्ट ऑफ जल्दी बोलो, वीक बेस प्लस वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहाँ पर उल्टा करके लिख दो बस, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का बनेगा। क्यों, क्योंकि मुझे इसी का तो कॉन्जुगेट बेस बनाना है, कॉन्जुगेट सॉल्ट बनाना है ना, तो वैसे ही बनेगा। जैसे कि वीक बेस में मैंने ले लेता हूँ ये, यहाँ पर देखो NH4OH है, ये हमारा वीक बेस होता है। अब इसी का अगर मैं कॉन्जुगेट सॉल्ट बनाऊंगा तो मुझे इसकी रिएक्शन यानी कि किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से करानी होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड में मैं ले लेता हूँ HCl, तो जैसे ही मैं NH4OH की रिएक्शन HCl से कराऊंगा तो ये बन जाएगा NH4Cl। तो यहाँ पर देखो हमें बेसिक बफर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी बेसिक बफर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ NH4OH लिया, इसकी रिएक्शन HCl की जगह H2SO4 से करा दो या HNO3 से करा दो, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से करा दो, तो वहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, इसका सॉल्ट होगा, मतलब इसका कॉन्जुगेट सॉल्ट होगा वीक बेस का, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है POH इक्वल्स PKB प्लस लॉग कैटायन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, या फिर सीधे सीधे सॉल्ट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस,
अब एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आता है, शायद ये वाला तो मुझे सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो आप। विच विल मेक बेसिक बफर। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि बताओ कौन बेसिक बफर बनाएगा। अब बेसिक बफर कौन बनाएगा, ऑब्वियस ही बात है, जिसमें हमें क्या लेना होगा, एक वीक बेस लेना होगा और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट लेना होगा। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे नहीं दिया सॉल्ट बना के, यहाँ पर हमें एक एसिड दिया है, एक बेस दिया है। तो एक बात हमेशा याद रखो, बफर, अब मैं बेसिक बफर नहीं, मैं हमेशा बफर की बता रहा हूँ, बफर तभी बनता है अगर देखो दोनों के बराबर है, तो फिर तो बनेगा ही नहीं, फिर तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी रिएक्शन, अगर दोनों के अमाउंट बराबर है। लेकिन बफर हमेशा कब बनता है, आप याद रखो कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस दिया है या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है ना, उसके जो मिलीमोल्स होने चाहिए वो हमेशा वीक वाले से कम होने चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट के, स्ट्रॉन्ग वाले कंपोनेंट के, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड के या स्ट्रॉन्ग बेस के, जो भी हम ले रहे हैं दोनों में, अगर उसके मिलीमोल ज़्यादा होंगे तो वो फिर पीएच उसके हिसाब से निकलेगा। लेकिन अगर वीक वाले पार्ट के मिलीमोल ज़्यादा है तो वहाँ पर बफर बनेगा, हमेशा ये बात ध्यान रखो। जैसे यहाँ पर पहला पार्ट ही पढ़ो, 50 ml ऑफ 0.1 m NaOH प्लस 25 ml ऑफ 0.1 m CH3COH। अब इसमें देखो फर्स्ट वाले में आपको ये तो पता है ना नंबर ऑफ मोल्स और कंसंट्रेशन के बारे में, कंसंट्रेशन होता है C = N/V, यानी नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा C/V। और यहाँ पर हमें देखो कंसंट्रेशन ही दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ मोल्स NaOH के आ जाएंगे कितने, 50 × 0.1 यानी कि 5 मिलीमोल, 5 मिलीमोल, जो कि हमारा क्या एसिड है। और CH3COH के नहीं, एसिड नहीं, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे एसिटिक एसिड के, 25 × 0.1 यानी कि 2.5 मिलीमोल। किसके ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है NaOH के ज़्यादा आ रहे हैं, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट के ज़्यादा आ गए, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये वाला पार्ट तो वैसे ही काट दो। बी वाला पार्ट देखो, 100 ml ऑफ 0.1 m, अरे यहाँ पर तो चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स सेम आ रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स सेम आ रहे हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। और ऐसी सी में देखो 100 ml ऑफ 0.1 m HCl प्लस 200 ml ऑफ, चलो ये वाला चेक करते हूँ, HCl वाला, N = 100 × 0.1, ये कितना हो गया, 10 मिलीमोल हो गए। और ऐसी किसके केस में, NH4OH के केस में देखो, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH वीक बेस है, ये बात हमेशा याद रखो। इसके केस में कितना आ रहा है, 200 ml है, 200 × 0.1 कितना हो गया, 20 मिलीमोल हो गया। ये सही हो सकता है क्योंकि यहाँ पर देखो इसके केस में 20 मिलीमोल ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पर देखो NH4OH के मिलीमोल ज़्यादा आ रहे हैं। और मैंने यही बताया था, जो आपका वीक वाला कंपोनेंट है ना, उसके जो मिलीमोल्स होने चाहिए वो ज़्यादा होने चाहिए हमेशा स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट से, ठीक है। यहाँ पर ये बात समझ आ गई, तो ये सही हो सकता है, तो आई थिंक सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब डी वाला भी चेक कर लो, 100.1 100.1, यहाँ तो सेम ही है, तो यहाँ तो कुछ होने नहीं वाला, जहाँ सेम है उसको तो देखो ही मत, ठीक है। जैसे बी वाले पार्ट में भी सेम था और डी वाले पार्ट में भी सेम था, यहाँ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको समझ आ गया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, द pH ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.1 m सोडियम एसिटेट एंड 0.1 m एसिटिक एसिड इज गिवन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। pH निकालना है ना, वॉल्यूम दे रखा है कितना, 50 ml। वॉल्यूम का वैसे यहाँ कुछ काम नहीं है, वॉल्यूम का यहाँ पर कोई रोल भी नहीं है मेरे को जो दिख रहा है ना। यहाँ पर देखो सॉल्ट की कंसंट्रेशन देख लो और एसिड की कंसंट्रेशन देख लो। सॉल्ट कौन सा है इसमें से, सोडियम एसिटेट है ना, सोडियम एसिटेट है ना, और एसिटिक एसिड है, हाँ, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन हो गई 0.1 m, ठीक है। और एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन यानी एसिड की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.01 m है, ठीक है। pKa भी गिवन है, pKa भी गिवन है, वो है 4.57, और निकालना है pH, ठीक है। तो बस बफर है ना, तो बस फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है pH का, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यूज़,
पीके कितना था 4.57 प्लस लॉग सॉल्ट की कितनी है कंसंट्रेशन 0.1 और एसिड की कितनी है 0.01। तो यहाँ से ये हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4.57 प्लस 1 यानी कि 5.57। इसमें चेक कर लो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, आई थिंक डी ऑप्शन होगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, तो इसीलिए मैं आपका टाइम बचाने के लिए इसको सॉल्व करके आया हूँ। क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज़ द एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर हाँ ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज़ 0.2 m CH3CONA and 0.1 m CH3COOH Ka for CH3COH इज़ दिस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे गिवन थी, वो सारी मैं यहाँ लिखता गया, जैसे सॉल्ट की कंसंट्रेशन, एसिड की कंसंट्रेशन, के ए गिवन था, तो मैंने डायरेक्टली पीएच का फॉर्मूला लगा दिया जो मुझे पता है। पीएच का फॉर्मूला होता है पी के प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब फिर मैं इसको सॉल्व करता चला गया और जैसे जैसे मैंने सॉल्व किया, क्योंकि देखो सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.2 और एसिड की कंसंट्रेशन 0.1, वो मैंने यहाँ पुट करा। अब यहाँ पर सॉल्व करने पर ये आया log 2 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3। अच्छा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे पी के कैसे निकाला। अरे देखो हमें के ए गिवन था ना, तो पी के अपने आप निकल जाएगा। पी के होता है माइनस लॉग के ए, तो यहाँ पर देखो माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 की पावर -5। अब यहाँ से बाहर आएगा 5 माइनस लॉग 1.8, तो पी के आ गया मेरा कितना 4.74। तो यहाँ पर पी के की वैल्यू ऐसे पुट की है। फिर तो आगे का पार्ट आपको पता है सॉल्व का, यहाँ तक तो क्लियर ही होगा सबको। पीएच आ गया, अब पीएच आ गया, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि पीएच होता है माइनस लॉग एच पॉजिटिव, एंटी लॉग लो तो एच पॉजिटिव हो गया 10 की पावर माइनस पीएच। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे 10 की पावर -5.04। अब 10 की पावर -5 में ऐसा कुछ बन नहीं रहा था, तो इसको क्या करेंगे, इसको 10 की पावर -6 में ले जाएंगे, ठीक है। इसको अगर मेरे को 10 की पावर -6 ले जाना है ना, तो इसको लिखना पड़ेगा 10 की पावर -6 प्लस 0.94, 10 की पावर 0.94 ऐसे कुछ करते तो पूरी वैल्यू कैलकुलेट होके इतनी आती, क्योंकि 10 की पावर 0.94 लगभग 9 ही हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 1 तो 10 है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था बस, बाकी तो सारा आसानी है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद आप बताओ और किस किस टॉपिक्स पर हम आपके लिए वीडियोस बनाएं, और कैसी लगी वीडियो वो ज़रूर बताना। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।